नंद की भाभी बनी सौतन। मीनाक्षी ने अपने बेटे मोहित की शादी प्रिया नाम की एक खूबसूरत लड़की से कराई थी, जिसका वो गृह प्रवेश करती है। कुछ ही दिनों में प्रिया घर की सारी जिम्मेदारी संभाल लेती है। साथ ही उसकी ननद दिव्या से उसका रिश्ता बहुत गहरा बन जाता है, जहां दोनों सहेलियां बहन की तरह रहती थी। एक दूसरे को अपनी सारी बातें बताती थी और एक साथ खाना बनाती थी, बातें करती थी और शॉपिंग भी करती थी। शाम को दिव्या अपनी भाभी के पास आकर कहती है, भाभी ये लड़का देखो ना इंस्टा पर, आपको ये कैसा लग रहा है? क्या मैं इससे दोस्ती कर लूं या फिर मना कर दूं? तुम एक बार बात करके देख लो, अगर अजीब बातें कर रहा है तो ब्लॉक मार देना। ठीक है भाभी। भाभी आप जब से आए हो ना मेरी लाइफ इजी हो गई। मुझे कुछ भी हेल्प चाहिए होती तो आप फटाफट मुझे सजेस्ट कर देती हो। क्या हुआ, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए हो तो मुझसे बोला करो। जी भाभी, और आपको भी कोई बात कहनी हो या भाई परेशान करे तो मुझे बताना। अरे वो तो बहुत स्वीट है। वहीं अगले दिन दिव्या को डिस्को जाना होता है। वो अपनी शॉर्ट ड्रेस पहनकर प्रिया के पास आकर कहती है, भाभी देखो ना मेरी ड्रेस से मैचिंग की एक भी हील्स मेरे पास नहीं है। आप बताओ ना मैं क्या करूं, मुझे लेट हो रहा है। मेरे पास एक हील्स है, तुम वो पहनो, वो मैच करेगी इस पर। पिछले हफ्ते ही न्यू लेकर आई हूँ। तभी सास मीनाक्षी आकर कहती है, अरे बहू, तू हर वक्त इसे शय देती रहती है, किसी चीज के लिए मना नहीं करती। जरा देख तो कैसे कपड़े पहनकर जा रही है बाहर, कुछ ऊंच नीच हो गई तो। माँ जी आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। नंद जी को मैंने सारी टिप्स दे रखी है कि बाहर कैसे सेफली आना जाना है। अगर कोई इनके पास आया तो ये पेपर स्प्रे उसकी आंखों में डाल देंगी, वो तो अंधा ही हो जाएगा। और रही बात ड्रेस की, माँ जी तो ये सब नॉर्मल है अब। तो जैसी भाभी हर नंद को मिल जाए तो सारा क्लेश ही खत्म ससुराल में भाभी के बीच का। भाभी और मेरा रिश्ता तो है ही अनोखा। अच्छा भाभी जल्दी से हील्स दे दो, लेट हो रहा है। दिव्या की बात सुनकर प्रिया उसे हील्स दे देती है, जिसके बाद वो अपनी डिस्को पार्टी में जाकर डिस्को करने लगती है। डांस करते करते दिव्या का पैर स्लिप होता है और वो एक अनजान विक्रम नाम के लड़के की बाहों में आ गिरती है, जहां दोनों की आंखें चार हो जाती हैं और विक्रम कहता है, अरे आप ठीक तो है ना? हेलो हेलो, आप मेरी बात सुन रही हैं? हेलो। दिव्या उसकी आंखों में डूबी थी, इसलिए उसकी कोई बात का जवाब नहीं देती। तभी विक्रम एक चुटकी बजाकर कहता है, एक्सक्यूज मी, आप ठीक तो है ना? हाँ जी मैं ठीक हूँ, थैंक्स मुझे बचाने के लिए। वो थोड़ा सा स्लिपरी है ना, इसलिए हील से पैर फिसल गया। इट्स ओके। वाओ, शी इज सो गॉर्जियस। क्या मैं इसका नाम पूछ लूं? मुन्ने की आंखों में तो जादू है, इससे इसका नाम पूछ लेती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है? दोनों एक दूसरे का नाम एक साथ पूछते हैं तो दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद दोनों ड्रिंक्स सेक्शन में जाकर जूस पीते हैं और काफी देर एक दूसरे से हंसकर बातें करते हैं, जिसके बाद उनकी दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे मिलने लगते हैं। दिव्या अब अक्सर फोन पर बिजी रहा करती थी, जिस कारण अब वो प्रिया के साथ कम वक्त बिताने लगती है। प्रिया ये सब नोटिस कर लेती है। एक दिन ननद भाभी दोनों रसोई में थे। नंद फोन चला रही थी और प्रिया कहती है, नंद जी क्या ब्लैक टी पियोगी या ग्रीन टी? दिव्या बताओ ना, ब्लैक टी पीनी है या ग्रीन टी? तुम भी ना पागल हो, भाभी है मेरे पास, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। बाय। अपनी नंद को हंसते हुए देखकर प्रिया कहती है, दिव्या मैं देख रही हूँ तुम आजकल फोन पर बहुत बिजी हो। मैंने तुमसे 2-3 बार पूछ लिया पर तुमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया मुझे। और वो लड़का कौन है जिसने मेरी प्यारी सी नंद को मुझसे चुरा लिया है? बोलो। वो भाभी बी तुम तो मुझसे सब शेयर करती थी ना। भाभी उस दिन मैं पार्टी में गई थी तो मेरी मुलाकात उससे हुई। वो बहुत अच्छा लड़का है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अच्छा तो बात यहाँ तक पहुँच गई है, जरा मुझे भी मिलवाओ उस लड़के से। ठीक है भाभी, मैं उससे पूछती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। तभी दिव्या अपने कमरे में चली जाती है और प्रिया को उसके भाई विक्रम का कॉल आता है और ये वही विक्रम होता है। हेलो प्रिया दीदी, आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ, पर तुझे क्या हुआ? तू बहुत परेशान लग रहा है, बता क्या हुआ? दीदी मेरी नौकरी में कुछ दिक्कत हो गई है, क्या आप थोड़े समय के लिए मुझे पैसे दे सकती हो? माँ की दवाई लानी थी और कुछ काम भी था मुझे। हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने की बात है? पागल है तू, तो मेरा भाई है। मुझे कल शाम को पार्क में मिलना, ठीक है? हाँ ठीक है दीदी। अगले दिन जब विक्रम प्रिया से पैसे लेने पार्क में आता है तो वहीं दिव्या आ जाती है, जहां उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है
और वो छुप कर देख कर कहती है, ये भाभी विक्रम से क्यों मिल रही है? मैंने तो इन्हें अब तक कुछ नहीं बताया, कहीं इन्होंने पता तो नहीं लगा लिया। शुक्रिया दीदी मुझे पैसे देने के लिए। अरे ऐसे बार बार मत बोल, जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो मांग लेना। तभी विक्रम प्रिया का हाथ पकड़कर शुक्रिया अदा करके चला जाता है। दिव्या उसे कुछ और ही समझती है। आखिर दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं? कहीं भाभी का चक्कर विक्रम से तो नहीं चल रहा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ज्यादा सोच रही हूँ। वो इस बात को भुला देती है। कुछ दिन विक्रम उससे नहीं मिलता। फिर एक दिन विक्रम को फिर से पैसों की जरूरत पड़ती है और वो प्रिया से मिलता है और फिर उसको गले लगा लेता है। ये सब दिव्या देखकर उन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देती है, जिससे प्रिया गिर पड़ती है। तो विक्रम कहता है, दिव्या ये क्या बदतमीजी है, तुमने उन्हें क्यों गिराया? गिर तो तुम गए हो मेरी नजरों में, तुमने मुझे धोखा दिया, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए इतने दिनों से तुम मुझसे मिल नहीं रहते। न जाने कितनी बार तुम मेरी भाभी से यहाँ मिले, और भाभी आप तो अपनी नंद की ही सौतन बन गई। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि सहेली बनकर मेरी पीठ पीछे ही चूरा घोप देंगी। दिव्या तुम क्या कह रही हो? तुम विक्रम को कैसे जानती हो? मुझे तो आपसे पूछना चाहिए था कि मैंने तो आपको नहीं बताया, इसलिए आपने विक्रम का पीछा किया और उसके साथ आपका चक्कर चल रहा है। जब ही तो यहाँ ऐसे गले मिलते हैं मेरे भैया को धोखा देने के लिए। तुम दोनों ने हम भाई बहन को बहुत बड़ा धोखा दिया है, मैं माँ को सब बताऊंगी भाभी। विक्रम उसे उठाकर कहता है, बस बहुत हुआ दिव्या, तुमने आज सारी हदें पार कर दी। दीदी आप ठीक तो हो ना? और ये क्या, एक मिनट, ये आपकी ननद है? हाँ, इसका मतलब दिव्या तुम्हारा चक्कर मेरे भाई विक्रम से चल रहा था। दिव्या मेरे पूछने पर भी तुमने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं बताया। फिर एक दिन मुझे विक्रम का फोन आया कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है, बुआ जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो मेरे पास पैसे लेने आया था। और आज उनकी तबीयत बहुत खराब थी, जिस कारण उसने मुझे बड़ी बहन के नाते गले लगा लिया और तुमने ना जाने क्या समझ लिया। अरे शर्म आती है दिव्या मुझे, तुम्हें अपने प्यार पर ही भरोसा नहीं है। और दीदी को तुमने क्या क्या कहा? विक्रम, हाँ विक्रम, मुझे माफ कर दो, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने गलत समझ लिया। भाभी मुझे आप माफ कर दीजिए, मैं आप पर पता नहीं कैसे शक कर गई, मुझे मारिए भाभी, मुझे मारिए। रोते रोते दिव्या बैठ जाती है कि प्रिया उसे संभालते हुए कहती है, जो हो गया उसे भूल जाओ, ये गलतफहमी थी, मैं जानती हूँ तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। विक्रम ने बताया वो किसी लड़की से बहुत प्यार करता है जो उसका ख्याल रखती है, पर वो तुम होगी ये मुझे पता नहीं था। तुम कहो तो मैं माँ जी से बात करूं तुम दोनों की शादी के बारे में? सच में भाभी? हाँ बिल्कुल सच, फिर तुम मेरी भाभी बन जाओगी और मैं तुम्हारी ननद। हाँ भाभी, ये तो कमाल हो गया। कुछ दिन में प्रिया मीनाक्षी से अपनी भाई विक्रम और दिव्या की शादी की बात करती है, जिसके बाद वो हामी भर देती है। कुछ महीनों के बाद जब उसकी बुआ ठीक हो जाती है तो विक्रम गाजे बाजे के साथ अपनी दुल्हनिया को लेने अपने ससुराल पहुंच जाता है, जहां दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है और ननद अपने जीवन की नई शुरुआत करती है। ओहो, ये कितना ज्यादा धुआं निकल रहा है इस चूल्हे के अंदर से, भगवान कहीं मैं काली ना हो जाऊं। अरे पगली, किसने कहा कि धुएं से कोई काला होता है? अगर ऐसी बात है तो आप ही क्यों नहीं बना लेती हो इस चूल्हे पर बैठकर रोटियां? मुझसे क्यों बनवा रही हो? तुम तो जानती ही हो कि मैं माँ की देखभाल भी करती हूँ, घर के बाकी काम भी करती हूँ, और फिर तुम्हारे रोटी बनाने के बाद मैं ही तो सब्जी भी बनाऊंगी। हाँ हाँ बस करो, जानती हूँ आप ऐसा जानबूझकर करती हो। अरे मेरी प्यारी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम चाहो तो कल मेरे हिस्से के सारे काम कर लेना और मैं तुम्हारे हिस्से के सारे काम कर लूंगी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे आपकी तरह काम करके बौखलाना नहीं है। तभी वहाँ पर हेमा आती है और अपनी बेटी से कहती है, अरे बेटी, तुम जानती हो कि तुम्हारी माँ के पास उतने पैसे नहीं हैं जितने में मैं तुम लोगों के लिए गैस वाला चूल्हा खरीद सकूं। तुम दोनों बहनें जितना है उसी में काम चलाओ, क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर सिया गुस्से में आ जाती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। ये सब हेमा समझ जाती है, जिसके चलते वो बीमार होने के बाद भी अपनी बेटी को काम करने नहीं देती, बल्कि वो अपनी बेटी को चूल्हे से उठा देती है और खुद ही रोटियां बनाने लगती है। अच्छा बेटिया, तुम जाओ थोड़ा आराम कर लो, मैं रोटियां बना देती हूँ, तुम थक गई होगी। ऐसा कहकर हेमा रोटियां बनाने लगती है, जिसके बाद उसकी बेटी सिया उससे कहती है,
माँ आप इस मिट्टी के चूल्हे को तोड़ क्यों नहीं देती हो? अरे आजकल तो बड़े अच्छे अच्छे चूल्हे चल रहे हैं, गैस चूल्हा, इलेक्ट्रिक चूल्हा, जिससे धुएं से आंखें भी नहीं जलती हैं। बेटा मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास इतने महंगे चूल्हे खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। तुम अपनी इस गरीब माँ की रसोई में ही खाना बना लिया करो। जब मैं कुछ पैसे कमा लूंगी तो एक अच्छी गैस खरीद लूंगी। आपको तो झूठे वादे ही करने आते हैं, इसके अलावा आता ही क्या है आपको? सिया अपनी माँ को जली कटी बातें सुनाकर चली जाती है। ये सब सुनने के बाद बेचारी हेमा को बहुत दुख होता है, लेकिन वो अपना दुख जाहिर नहीं कर पाती और चुपचाप रोटियां बनाती रहती है। तभी राखी अपनी माँ के पास आती है और उनसे कहती है, माँ आप परेशान मत हो, सिया अभी नादान है, उसे अभी समझ नहीं है। चलिए आप आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कहने के बाद राखी अपनी माँ को रसोई से ले जाती है और उन्हें आराम करवाने से पहले वो उन्हें दवाई खिला देती है। जिसके बाद राखी अपनी बहन सिया के पास भी खाना लेकर जाती है और उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। सिया मेरी प्यारी बहन, तुम समझने की कोशिश किया करो। हमारी माँ ने हमें पालने के लिए बहुत कष्ट झेले हैं, वो हमारे लिए बहुत संघर्ष झेल रही हैं। बस करो, तुम हमेशा माँ की साइड लेती हो। उन्होंने हमारे लिए कभी कुछ नहीं किया, बस झूठे वादे के अलावा। ऐसा कहने के बाद सिया खाना भी छोड़ देती है और भूखी ही सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है वो फिर से अपनी माँ की बनाई रसोई में खाना बनाने लगती है। चूल्हे में लकड़ी लगाने के बाद भी वो सही से आग जला नहीं पाती। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं और खांस खांस के उसका बहुत बुरा हाल हो जाता है। अरे बहन बस करो, ये तुम कर क्या रही हो? और क्या करूं इस चूल्हे के आगे माथाखोरी करने के अलावा? और कुछ है भी तो नहीं। हमारी माँ हमारे लिए एक चूल्हा तक नहीं खरीद सकती। ये सब सुनकर हेमा पहले से ज्यादा दुखी हो जाती है और अपने लिए कोई काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। लेकिन पूरे दिन यहाँ से वहां काम ढूंढने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। हे भगवान, आज तो मुझे कहीं भी कोई काम नहीं मिला है। अब मैं क्या करूं? मुझे अपनी बेटी सिया के लिए गैस चूल्हा लेना था, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। हेमा अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर परेशान होने लगती है। सब लोगों से काम मांगने के बाद वो थक हार कर वापस अपने घर लौट आती है। जिसके बाद वो अपनी बेटियों को अपनी रसोई में काम करते हुए देखती है। एक चूल्हे के अंदर लकड़ी लगा रही थी तो दूसरी फूंक मारकर चूल्हा जला रही थी। अरे माँ, आ गई आप? कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। आपने कल कहा था कि आप हमारे लिए गैस चूल्हा लेकर आओगी, तो बताओ कहाँ है हमारा गैस चूल्हा? हेमा निराशा के साथ बैठ जाती है और वो कुछ नहीं कह पाती। देखा राखी दीदी आपने, मुझे तो पता था कि माँ हमारा वादा इस बार भी फिर से तोड़ देंगी, और इन्होंने फिर से हमारा वादा तोड़ दिया। नहीं लेकर आएंगी गैस चूल्हा। अरे ये तो चाहती नहीं है कि हमें इस मिट्टी के चूल्हे से छुटकारा मिले। नहीं, तुम गलत समझती हो माँ के बारे में। मैं जानती हूँ उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की होगी, तुम हो कि उनका यकीन ही नहीं करती हो। राखी अपनी बहन को समझाने की कोशिश तो बहुत करती है, लेकिन सिया उसकी एक भी नहीं समझ पाती। एक तरफ सिया नाराज होकर बैठ जाती है तो राखी उसे समझा रही होती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी हेमा हारी थकी रसोई में जाकर अपनी दोनों बेटियों के लिए खाना बनाने लगती है। खाना बनाने के बाद वो अपनी दोनों बेटियों को बुलाती है और उन्हें खाना खाने के लिए कहती है। मेरी प्यारी बच्चियों, जल्दी से आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है, जल्दी से आकर इन्हें खा लो। सिया खाना खाने की जगह अपनी माँ को ताने सुनाने लगती है। बना लिया ना आपने इस बेकार लकड़ी के चूल्हे पर खाना? जब तक लकड़ियाँ अच्छे से जलती नहीं हैं, तब तक इसके अंदर खाना भी नहीं बनता, और सबसे बड़ी बात, खास खास के हमारा हाल बुरा हो जाता है इस चूल्हे पर खाना बनाने में। लेकिन आपको तो हमारी पड़ी ही नहीं है। आज हमारे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन ना देखने पड़ते। सिया की ऐसी बातें सुनते ही हेमा फूट फूट कर रोने लगती है, जिसके बाद सिया गुस्से से अपनी माँ को कहती है, अरे अब ये रोने का ड्रामा क्यों कर रही हो? बस करो, रोने से कुछ नहीं होता, करने से कुछ होता है। हम आपकी बेटियां हैं और आप हमारे लिए कुछ नहीं करती हो। सिया के इतना कहते ही राखी उसके मुंह पर जोरदार तमाचा मारती है और उससे कहती है, तुम्हें पता भी है आज पिताजी हमारे बीच क्यों नहीं है? क्योंकि गैस वाले चूल्हे की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई थी। एक दिन घर पर कोई नहीं था, माँ बाहर काम करने गई थी और मैं स्कूल। घर पर केवल पिताजी अकेले थे। वो हम सभी के लिए खाना बना रहे थे। अचानक से सिलेंडर का पाइप लीकेज हो गया और बहुत बड़ा धमाका हो गया, जिसके बाद पिताजी उस आग में जलकर राख हो गए। और माँ नहीं चाहती कि हम दोनों बहनों के साथ भी ऐसा ही हो। राखी की बात सुनने के बाद सिया को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी माँ से माफी मांगती है। माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मुझे नहीं पता था कि पिताजी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था। आज के बाद मैं आपसे कभी भी गैस चूल्हा लाने की जिद नहीं करूंगी और आपकी चूल्हे वाली रसोई में खुशी खुशी खाना बनाऊंगी। हेमा अपनी बेटी सिया को माफ कर देती है। उस दिन के बाद से सिया कभी भी अपनी माँ से फिर गैस चूल्हा लाने की जिद नहीं करती और खुशी खुशी मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाकर अपनी माँ का अच्छे से ख्याल रखती है।